सभी दर्शकों को प्रीति सिंह का नमस्कार और स्वागत है संस्कृति यात्रा के इस नए अध्याय में। संस्कृति यात्रा यानी पुरातन से नूतन तक बहती भारतीय संस्कृति की अविरल धारा। विश्व के सबसे प्राचीन शहरों में से एक मोक्ष की नगरी काशी के बारे में। समय के साथ साथ काशी से बनारस, बनारस से वाराणसी, नाम तो कई बार बदले, पर महादेव की नगरी काशी की जीवन शैली पर समय का प्रभाव कम ही देखने को मिलता है। पुराने शहर में आज भी वो अतीत की सुगंध अनायास ही आपको यहाँ की ऐतिहासिकता का आभास करा देगी। चाहे वो पारंपरिक व्यंजनों की महक हो, घाटों पर भोर की चहल पहल हो, शाम के समय घाटों पर हो रही गंगा आरती हो, या घरों से आ रही हथकरघे की खटखट की ध्वनि हो, सब एक अद्भुत माहौल बनाते हैं। इसी कारणवश फिल्म निर्माताओं के लिए भी काशी केवल एक शूटिंग लोकेशन नहीं, बल्कि जीवंत शहर का पूरा अनुभव है। IGNCA द्वारा निर्मित निर्देशक अर्जुन पांडे की फिल्म काशी की ऐतिहासिकता के कुछ महत्वपूर्ण अंश। काशी या वाराणसी दुनिया के ऐसे सबसे पुराने नगरों में से एक ऐसा नगर जो तब से वैभव से भरा रहा है जब दूसरे प्राचीन शहरों की कल्पना तक नहीं की गई थी। काशी क्षेत्र में इंसान के अस्तित्व की पहली निशानियां 12 लाख साल पहले तक मिलती हैं। पवित्र धार्मिक ग्रंथों, आस्थाओं और पौराणिक गाथाओं के जरिए भी हमें पता चलता है कि काशी भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी है। माना जाता है कि यह नगर पृथ्वी की सतह से ऊपर मौजूद एक मैदान पर स्थित है और इसीलिए इसका मूल इसकी रचना से भी पहले से है। इस बात से हर कोई सहमत है कि प्रकाश की इस नगरी को भारतीय संस्कृति की एक समृद्ध विरासत मिली है और यहाँ हिंदू धर्म और भारत का सार मौजूद है। आस्थाओं के अनुसार इस नगर को ब्रह्म वरदान मिला है, जिससे ये ज्ञान का केंद्र बन गई है। काशी करीब 4000 साल से आध्यात्मिकता, धर्म, बौद्धिक विचारों, दर्शन, कलाओं, संस्कृति, शिल्प और व्यापार का केंद्र रही है। काशी गहन प्रतीकवाद का एक शहर है। इसकी निरंतरता और व्यस्तता जीवन के चक्र और जन्म से मृत्यु के सिलसिले को दिखाती है। जब हम गंगा नदी के किनारों पर पहुंचते हैं तो काशी को दिया गया नाम महाश्मशान स्पष्ट हो जाता है। इस नगर को इसके भौतिक रूप में ही एक अत्यंत पवित्र तीर्थ नहीं माना जाता, आध्यात्मिक स्तर पर भी इसका बड़ा महत्व है। यहाँ कोई आत्मा जीवन और मृत्यु के चक्र को तोड़कर मोक्ष को प्राप्त कर सकती है। काशी सभ्यता, संस्कृति और परंपराओं का एक मिलन स्थल रहा है, जहां एक नगर के रूप में रंग रूप और अभिव्यक्तियां एक रूप हो जाती हैं। आज आप घाटों पर उस काशी के दर्शन करते हैं जिसका निर्माण 14वीं सदी के बाद से हुआ। काशी की ऐतिहासिकता को पूरी तरह से समझने के लिए हमें इतिहास, पवित्र ग्रंथों, पौराणिक गाथाओं और भूगोल का लेखा जोखा लेना होगा, जिन्होंने बहुत पुराने समय से ही इस प्राचीन शहर को अपने आगोश में ले रखा है। बिग बैंग और पृथ्वी के निर्माण के साथ ही अरबों साल के दौरान जीवन के लिए स्थितियां अनुकूल बनी। पेंजिया यानी महाखंड नाम का महाद्वीप बट गया। लॉरेशिया और गोंडवाना का एक भाग एशिया इससे टकराया, जिससे हिमालय का जन्म हुआ। गंगा हिमालय से निकलकर मैदानी इलाकों को जीवन देने निकल पड़ती है। ये उत्तर से दक्षिण की ओर सफर करते हुए पहली बार चुनार में विंध्य पर्वत श्रृंखला से मिलती है और दक्षिण की ओर अपनी यात्रा जारी रखने के बजाय उत्तर में वाराणसी की ओर मुड़ जाती है और इस लक्षण को अत्यंत शुभ माना जाता है। वाराणसी में ही 2 कॉन्टिनेंटल प्लेट्स आपस में मिलती हैं और यहीं गंगा नदी भी पहुंचती है। वैज्ञानिक साक्ष्यों से पता चलता है कि वाराणसी वाली ओर जमा रेत का रंग सुरमई है और ये रेत हिमालय से आता है, जबकि रामनगर के नीचे वाला रेत लाल है, जो विंध्य से संबंध रखता है। काशी क्षेत्र में मानव जीवन की पहली निशानियां बेलन घाटी में 12 लाख साल पहले मिलती हैं, जहां पाषाण काल वाले मानव के औजार मिले हैं, और मेसोलिथिक दौर की केव पेंटिंग्स करीब
10,000 साल पहले काशी के आसपास मानव की मौजूदगी दर्शाती हैं और यह सिलसिला नियोलिथिक दौर तक चलता रहा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा किए गए एक जियोमॉर्फिक अध्ययन से इस बात के सबूत मिले हैं कि 40,000 साल से पहले गंगा वर्तमान काशी से होकर नहीं बहती थी। हो सकता है कि किसी जियोलॉजिकल टेक्टोनिक घटना ने गंगा के बहाव को काशी की ओर मोड़ दिया हो। गंगा हलचल से भरी रही और अगले 30,000 साल के दौरान ये एक तय मार्ग से होकर नहीं बहती रही। इसने मैदानों में अपना रास्ता बदला और पवित्र ग्रंथों के अनुसार केवल भगवान शिव ही गंगा को नियंत्रित कर सकते हैं। 8 से 10,000 साल पहले एक भूगर्भीय घटना की वजह से काशी और रामनगर दोनों के किनारे ऊपर उठ गए और गंगा नदी ने एक तय मार्ग ले ही लिया। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार यही भगीरथ द्वारा निर्धारित किया गया मार्ग है। इस बीच इंसानों का एक दूसरा समूह काशी क्षेत्र में दाखिल हुआ। वेदों के अनुसार सरस्वती घाटी से लोग इंडो गंजेटिक प्लेन की तरफ रवाना होने लगे। इस समय भी मानव बंजारा ही था और बसने के लिए कोई जगह ढूंढ रहा था। जब गंगा स्थिर हो गई तो उसे नदी के किनारे के आसपास घर मिल गया। साथ ही उसे पानी और पोषक तत्वों का एक निरंतर चलने वाला भंडार भी मिला जो खेती के लिए जरूरी होता है। इससे काशी के लिए बहुलता के एक नए युग की शुरुआत हुई। गंगा ने काशी को भरपूर फसलें दी जिससे कारोबार बढ़ा और शहर का नाम भी दूर दूर तक फैल गया। अन्य शहर सैन्य या राजनीतिक केंद्रों के तौर पर स्थापित हुए थे, लेकिन काशी के आज तक लगातार सबसे लंबे समय तक कायम रहने वाले नगरों में से एक होने की एक वजह यह भी है कि इसकी बढ़वार व्यापार पर आधारित रही है और उसके साथ वो संसाधन जुड़ते रहे जिनकी जरूरत शिक्षा की एक पद्धति को संभालने, कलाओं, संगीत और संस्कृति को संरक्षण देने और सबसे महत्वपूर्ण बात धर्म और आध्यात्मिकता की सहायता के लिए पड़ती है। एक मजबूत व्यापारिक प्रणाली के आधार पर भारत और एशिया के दूर दराज हिस्सों से आने वाले विचारों, विचारधाराओं और धार्मिक अभिव्यक्तियों का उन्मुक्त प्रवाह होने लगा। काशी के निकट अख्ता या ऋषिपट्टन में 1800 ईसा पूर्व के आसपास वैदिक यज्ञ होने की निशानियां मिलती हैं। साथ ही घरों में अनुष्ठान होने तथा वहां के जले फर्श के प्रमाण भी मिलते हैं। इसके अलावा वहां यक्ष की प्रतिमा भी मिली, जिससे इस क्षेत्र में दो धर्मों के सह अस्तित्व का पता चलता है। दिलचस्प बात यह है कि काशी क्षेत्र के आसपास 500 से भी ज्यादा जगहों पर मेटल वर्कशॉप मिली हैं, जो दिखाती हैं कि 18वीं सदी ईसा पूर्व में भी लोहे के काम से जुड़ा ज्ञान मौजूद था, यानी उस दौर से भी 700 साल पहले, जब इसके भारत पहुंचने का अनुमान लगाया जाता है। काशी जनपद या आम लोगों की बस्ती यहां मौजूद 58 जनपदों में से एक है। ये काशी के सबसे शुरुआती शासक हैं। आसपास के पड़ोसी इलाकों को अपने साथ मिलाकर जनपद 16 महाजनपदों में बदल गया। जातक कथाओं में काशी महाजनपद का जिक्र है, जिसकी राजधानी वाराणसी थी, जो अपनी समृद्धि और धन वैभव के लिए मशहूर थी। वाराणसी के तट पर सबसे शुरुआती शहर इसी दौर में राजघाट पर मिलता है, जहां गंगा और वरुणा दोनों मिलती हैं। 7वीं 8वीं सदी ईसा पूर्व में राजघाट एक समृद्ध शहर था। व्यापार में समृद्धि आने के साथ ही वाराणसी में धर्म और आध्यात्मिकता में भी वृद्धि होती रही। 8वीं सदी ईसा पूर्व में काशी में 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म हुआ। कुल मिलाकर काशी में 4 जैन तीर्थंकरों का जन्म हुआ। इनमें 7वें तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ, 8वें चंद्र प्रभु, 11वें श्रेयांशनाथ भी शामिल हैं। इस तरह काशी जैन धर्मावलंबियों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ बनकर उभरा। काशी के निकट मौजूद है सारनाथ या मृगदेव या ऋषिपट्टन, यानी ऋषियों और साधु संतों का आवास। बोध गया में बोध प्राप्त करने के बावजूद गौतम बुद्ध ने काशी और सारनाथ आकर अपना पहला उपदेश देने का निर्णय किया। क्यों? शायद इसलिए कि यदि उनके उपदेशों को यहाँ मान्यता मिलती तो उनकी स्वीकार्यता का स्तर बढ़ जाता। तो ज्ञान और आध्यात्मिकता के ऐसे केंद्र के निवासियों द्वारा अपने उपदेशों को अपनाने की संभावना उन्हें काफी उत्साहित कर रही थी।
बुद्ध उत्तर पथ पर चलकर काशी पहुंचे। उन्होंने हजारों साल से यहां आ रहे अन्य यात्रियों की ही तरह वाराणसी में नदी को पार किया, सारनाथ पहुंचे, धर्म चक्र परावर्तन को घुमाया, धर्म, 4 शाश्वत सत्यों और 8 योग्य मार्गों को बताने वाला अपना पहला संदेश दिया। जब गौतम बुद्ध ने कुशीनगर में निर्वाण प्राप्त किया तो उनके शरीर को ढकने वाला वस्त्र काशी से लाया गया। 5वीं सदी ईसा पूर्व में काशी में यह कला इतनी शानदार और मशहूर थी। सम्राट अशोक बुद्ध की निर्वाण प्राप्ति के 2 शताब्दी बाद सारनाथ आए थे और उन्होंने यहाँ कई स्मारक बनवाए। इनमें धामेश स्तूप, एक मोनोलिथ कॉलम, पत्थर की एक मोनोलिथिक रेलिंग शामिल है। यहाँ स्थापित अशोक की सिंह राजधानी आज स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। इसे अब सारनाथ संग्रहालय में रखा गया है। सारनाथ के पुरातात्विक अवशेष दिखाते हैं कि हर नई पीढ़ी ने उन स्मारकों और प्रतीक चिन्हों के शुरुआती हिस्सों को सुरक्षित रखने को लेकर चिंता जताई। इस तरह नैतिकता, आध्यात्मिकता और तकनीकी विकास के बीच एक संतुलन दिखाया गया। साथ ही कला और पारंपरिक ज्ञान के साथ साथ सांस्कृतिक विरासत को भी सम्मान दिया गया। नागा राजाओं भारशिवा ने अपनी पीठ पर शिवलिंग को ढोते हुए काशी नगरी में अपने शासन की शुरुआत शायद अश्वमेध यज्ञ यानी घोड़े की बलि के साथ की होगी। ये परंपरा गुप्त काल के दौरान भी जारी रही और शायद इसी से दास अश्वमेध घाट को अपना नाम मिला। गुप्त काल भारत के लिए धार्मिक सशक्तिकरण और बदलावों वाला दौर था। इस स्वर्णिम युग के दौरान हिंदू धर्म की वैष्णव परंपरा की शुरुआत हुई। जब चीन का एक यात्री फाहियान 5वीं सदी में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान काशी और सारनाथ आया तो उसने यहां मिलने वाले 4 बड़े स्तूपों और 2 मठों के बारे में लिखा। शिव या विश्वनाथ के पहले दर्ज मंदिर का निर्माण 490 ईस्वी में हुआ था, यानी फाहियान की यात्रा के दौरान। 7वीं सदी के पहले हिस्से में कन्नौज के शासक हर्ष के शासनकाल में चीन का बौद्ध तीर्थयात्री हुएनसांग इस नगर में पहुंचा। उसने काशी को एक ऐसा शहर बताया जो घनी आबादी वाला, समृद्ध और ज्ञान का केंद्र था। पक्का महल या वर्तमान में विश्वनाथ मंदिर वाले क्षेत्र में घूमते हुए उसने लिखा कि इस शहर में घरों के बीच पतली गलियां हैं, बागीचे और उद्यान हैं और कमल के फूल वाले तालाब हैं। उसे यहाँ शिव मंदिरों और पूजा स्थलों की अधिकता दिखाई दी जो पत्थर और लकड़ी के खूबसूरती से तराशे गए स्तंभों और छतों से सजे थे। काशी में आदि शंकराचार्य के आगमन से ब्राह्मण विचारधारा पुनर्जीवित हुई। यहाँ उन्होंने ब्रह्म सूत्र पर अपने भाषण पूरे किए और अद्वैत की स्थापना की। उन्होंने भारत के 4 कोनों में पवित्र तीर्थों की भी स्थापना की। इससे पूरे देश में एक औपचारिक तीर्थ मार्ग बन गया। माना जाता है कि एक दिन जब शंकराचार्य घाटों की ओर जा रहे थे तो उनका सामना एक चांडाल से हुआ जो अपने कुत्तों को घुमा रहा था। शंकराचार्य ने उससे एक ओर हटने को कहा तो चांडाल ने उत्तर दिया, मैं किससे दूर हटूं, आत्मा से कि शरीर से? उसने अद्वैत के महान वक्ता शंकराचार्य से यह सवाल पूछा, क्या कोई ऐसी जगह है जहां ईश्वर न हो? काशी में गंगा नदी के किनारे दिल को छूने वाली इस घटना के बाद शंकराचार्य ने मनीषा पंचकम की रचना की, जिसमें उन्होंने वेदांत संबंधी विचारों की व्याख्या की और बताया कि महानतम शिक्षकों में भी कोई मामूली व्यक्ति बुद्धिमानी की लौ फिर से जागृत कर सकता है। 11वीं और 12वीं सदी में गहादवलास ने मजबूत नेतृत्व प्रदान किया और करीब 2000 साल के बाद पहली बार काशी नगरी को राजनीतिक महत्व हासिल हुआ। यह काशी का सुनहरा दौर था। गहादवलास राजा खुले विचारों वाले और उदार थे। अपने शिलालेखों में इन राजाओं ने खुद को शिव का महान भक्त बताया है जो काशी के स्वामी हैं। फिर भी ये लोग विष्णु की पूजा किया करते थे। इन राजाओं में से सबसे प्रसिद्ध गोविंद चंद्र की 2 रानियों ने बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया। इनमें से एक ने कई भवनों की खोई ख्याति फिर से लौटाई और सारनाथ में बौद्ध भिक्षुओं के लिए एक नया विहार भी बनवा दिया। गहादवाला राजा गोविंद चंद्रा ने 1114 से 1118 के बीच 2 बार
मुस्लिम हमलावरों को हराया। लेकिन ये हमले तो अभी शुरू ही हुए थे। गहादावाला राजाओं के शासन की शानदार सदी 1194 में हुए कुतुबुद्दीन ऐबक के हमले के साथ ही खत्म हो गई। कहते हैं कि ऐबक ने शहर को लूटा और कई मंदिर नष्ट कर दिए, जिनमें काशी विश्वनाथ मंदिर भी शामिल था। इस अवधि में काशी को सबसे ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी ये शहर लोगों के दिलो दिमाग में जीवित रहा। अपने आध्यात्मिक गौरव और धार्मिक महत्व के कारण दूर दूर से आने वाले श्रद्धालुओं ने इस नगर को हमेशा दोबारा बना दिया। सबसे मुश्किल दौर में भी भारत की आध्यात्मिक परंपराओं के अनुसार जब काशी शहर के साथ कोई नया रंग जुड़ा तो ये वहां के बाकी रंगों के साथ मिलकर आगे बढ़ने लगा। लेकिन साथ ही इस नगर ने दुनिया की आध्यात्मिक राजधानी होने के खिताब को भी कायम रखा। कदमेश्वर मंदिर 12वीं सदी ईसा पूर्व में बना था। ये आज भी मौजूद है और काशी के सबसे पुराने लेकिन आज भी स्थित मंदिरों में से एक है। इस दौर की ज्यादा निशानियां अब नहीं बची हैं। विश्वनाथ मंदिर के स्थान पर रजिया सुल्ताना द्वारा बनवाई गई मस्जिद भी 13वीं सदी की है। 1302 में सबसे पहले मणिकर्णिका घाट से घाटों को पत्थर में बदलने की शुरुआत हुई। मुगल सम्राट अकबर ने अपने शासन में ज्यादा धार्मिक आजादी दी। अकबर के दरबार में राजपूत मानसिंह और टोडरमल वरिष्ठ मंत्री थे। इसके अलावा भी अनेक राजा और रानी बनारस के मंदिरों की मरम्मत, पुनर्निर्माण और नए मंदिरों तथा घाटों के निर्माण में उनके साथ मिल गए। भक्तिवाद की नई लहर के उत्पन्न होने और फैलने के साथ ही काशी ने एक नई भोर के दर्शन किए। अब प्राचीन संस्कृत साहित्य हिंदी में उपलब्ध था और आम लोग हिंदी ही बोला करते थे। इससे हिंदू धर्म पुनर्जागृत हुआ। संत तुलसीदास ने काशी के घाट पर रामचरितमानस पूर्ण की, जो आज हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण पवित्र ग्रंथों में से एक है। इससे शैववाद और वैष्णववाद के बीच का करीबी रिश्ता और मजबूत हुआ। इस अवधि के एक मुख्य क्रांतिकारी समाज सुधारक थे रामानंद और उनके कार्य को आगे बढ़ाने वाले सबसे प्रमुख व्यक्ति थे कबीर, जिन्होंने अंधविश्वास और जात पात से जुड़े भेदभाव को चुनौती दी। उन्होंने लिखा था, सभी मार्ग प्रेम के मार्ग में जा मिलते हैं, चाहे धर्म हिंदू हो या इस्लाम। हम ही अपने फायदे के लिए उन्हें सीमाओं में बांधते हैं और आपस में भेदभाव करते हैं। उनके एक करीबी मित्र थे संत रविदास, जो जूते गांठने का काम करते थे। उन्होंने कहा था, जात पात में कुछ नहीं रखा है, प्रेम के बल पर ही इस जगत को जीता जा सकता है। गुरु नानक भी एक समकालीन संत और सिख धर्म के संस्थापक थे। वो भी काशी गए थे और इन सभी गुरुओं के उपदेशों में समानता नजर आती है। इन सभी संतों, कवियों और समाज सुधारकों ने एक निराकार की विचारधारा को ही आगे बढ़ाया। 1719 में अवध के नवाब सादत खान ने मनसाराम को राजस्व इकट्ठा करने की जिम्मेदारी सौंप दी। इस प्रकार वो बनारस के नए राजवंश काशी राज के संस्थापक बने। 17वीं सदी से महाराष्ट्र के ब्राह्मणों की बड़ी बड़ी बस्तियां काशी में बसने लगीं और इनके साथ ही वैदिक ज्ञान का भी पुनर्जागरण होने लगा। 18वीं सदी में मराठों के प्रभाव से सांस्कृतिक पुनर्जागरण की एक नई लहर काशी में छा गई, जिन्होंने इस शहर को दोबारा से बनाने में काफी हद तक मदद की। इस शहर में मराठा नायक शिवाजी को मुगल सत्ता को चुनौती देने के दौर में शरण मिली थी, तो अब आभार स्वरूप मराठों ने भी इसे धन, दौलत, कुशलता और ऊर्जा से भर दिया। बाजीराव पेशवा प्रथम ने मणिकर्णिका, दशाश्वमेध घाट और पास ही मौजूद आवासीय परिसरों का निर्माण करवाया था। मराठा शासन के दौरान ही विश्वनाथ, त्रिलोचन, अन्नपूर्णा, साक्षी विनायक और कला भैरव जैसे मशहूर मंदिरों के आसपास अनेक घाट और तालाब बनवाए गए थे। इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने 1777 में मौजूदा विश्वनाथ मंदिर बनवाया था। नगर ने फिर से अपना पूर्व गौरव प्राप्त किया और यहाँ की शिक्षा प्रणाली में फिर से जान डाली गई। माना जाता है कि 1760 और 1800 के बीच शहर में लगभग 500 मठों का निर्माण किया गया था। मनसाराम के वंशज बलवंत सिंह ने बनारस सूबे पर अपने नियंत्रण को बढ़ाया और मजबूत किया।
1752 में वो अपने मुख्यालय को गंगापुर से रामनगर ले गए, जो गंगा नदी के पार था। 1763 में उन्होंने एक किला बनवाया, जो आज भी उनके परिवार का आवास है। 1750 से 1790 के दौरान बनारस सबसे तेजी से बढ़ते शहरों में से एक था। उत्तर भारत की एक वाणिज्यिक राजधानी, शहर को अपने आसपास होने वाली भरपूर कृषि फसलों से लगातार लाभ मिलता रहा। अवध के नवाब ने बनारस को ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया था। 1775 में बलवंत सिंह के बेटे चेत सिंह ने मद्रास में वॉरेन हेस्टिंग्स वॉर में मदद करने की मांग को ठुकरा दिया। परिणाम स्वरूप उन्हें खुद को बचाने के लिए वनवास झेलना पड़ा। 1782 में बनारस राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी का एक भाग बन गया। पास ही मौजूद सारनाथ में एक बाजार के निर्माण के दौरान इत्तेफाक से वहां कुछ खंडहर मिले। काशी सारनाथ में पहली बार ऐसी प्राचीन चीजें मिली थीं और फिर इस जगह पर पुरातात्विक खोजबीन का दौर शुरू हो गया। इस बीच अहिल्याबाई के विश्वनाथ मंदिर की ख्याति के कारण शासकों ने इसके वैभव को अपने अंशदान से और समृद्ध करना शुरू किया। इनमें अंग्रेज भी शामिल थे। 1781 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने बनारस के मजिस्ट्रेट अली इब्राहिम खान को मंदिर का एक भव्य द्वार बनाने का निर्देश दिया। 24 कक्षों वाली दीर्घा में ज्ञानवापी कुआं मौजूद था, जिसे 1828 में ग्वालियर की रानी बैजाबाई सिंधिया ने बनवाया था। 1839 में सिख शासक महाराजा रंजीत सिंह ने विश्वनाथ मंदिर के शिखरों और गुंबदों पर सोने के पत्थर लगवाए। बनारस का शहरी क्षेत्र 19वीं सदी के दौरान दक्षिण में और पश्चिम में नदी के किनारे किनारे फैलता रहा। काशी को वर्तमान रूप देने में मदद करने वाले एक शिल्पकार थे जेम्स प्रिंसेप। वो 1819 से 1830 तक बनारस में मिंट के ब्रिटिश ऐसे मास्टर थे और उन्होंने कई तरह से काशी को निखारने में मदद की। उन्होंने यहाँ का पहला नक्शा छापा और शहर की भरोसेमंद जनगणना के साथ साथ सर्वे भी किया, जिसके मुताबिक उस समय बनारस में 333 मस्जिदें थीं और कम से कम 1000 मंदिर मौजूद थे। उनकी आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स का इस्तेमाल काशी में नई इमारतों, पुलों और ड्रेनेज प्रणालियों के निर्माण के लिए किया गया और ये सब करीब 200 साल बाद आज भी इस्तेमाल हो रही हैं। उनके अनेक योगदानों में ब्राह्मी लिपि को समझना भी शामिल है। पहली बार अशोक स्तंभ पर मौजूद लिपि को पढ़ा जा सकता था। 1816 में बैप्टिस्ट सोसाइटी ऐसी पहली ईसाई संस्था बनी जिसने सिगरा और गडोला चौराहे पर इस पवित्र शहर में एक मिशन की स्थापना की। काशी के ताने बाने में आस्था का एक और धागा जुड़ गया। 1825 में ग्वालियर की रानी बैजाबाई सिंधिया ने मणिकर्णिका घाट पर रत्नेश्वर मंदिर बनवाया और 3 साल बाद ये मंदिर एक ओर से झुक गया और काशी के घाटों पर एक अनोखी निशानी बन गया। 1827 में महानतम उर्दू शायरों में से एक मिर्जा गालिब कलकत्ता जाते हुए काशी पहुंचे। हालांकि वो बीमार थे, लेकिन इस शहर की जलवायु ने उन्हें स्वस्थ होने में मदद की। गालिब को शहर की आबो हवा पसंद आई और इसीलिए उन्हें काशी से लगाव हो गया। वो कहते हैं कि काशी धर्मनिरपेक्षता की एक कमाल की मिसाल है और ये खूबी भारत की जान है, जैसा कि उनकी रचना चिराग दैर में देखा जा सकता है। आजादी की पहली लड़ाई के समय से ही काशी स्वतंत्रता आंदोलन का एक भाग रही थी। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद भारत ब्रिटिश साम्राज्य का ही एक हिस्सा बन गया था। 19वीं और 20वीं सदी में बनारस में अनेक शिक्षा संस्थान स्थापित हुए। 1898 में थियोसॉफिकल सोसाइटी इन इंडिया की संस्थापक एनी बेसेंट ने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की शुरुआत की। ये परिसर एक लगातार बढ़ते पनपते विश्वविद्यालय का केंद्र साबित हुआ। 1904 में महान समाज सुधारक मदन मोहन मालवीय ने एक आधुनिक हिंदू विश्वविद्यालय के लिए अभियान चलाना शुरू किया, जो प्राचीन सांस्कृतिक परंपराओं और आधुनिक विज्ञान के बीच लाभकारी अंतःक्रिया के लिए एक मंच मुहैया कराने वाला था। एनी बेसेंट ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनाने के लिए सेंट्रल हिंदू कॉलेज दे दिया। काशी स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा, चाहे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो, संस्कृत कॉलेज या फिर भारत माता मंदिर। महात्मा गांधी कई बार काशी आए थे और यहीं स्वतंत्रता आंदोलन की नींव मजबूत हुई। इस आंदोलन के अनेक जाने माने समर्थकों में एनी बेसेंट, मदन मोहन मालवीय,
प्रोफेसर आचार्य कृपलानी और लाल बहादुर शास्त्री शामिल थे। 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली। 1954 में 24 मई को बुद्ध पूर्णिमा के दिन बनारस के नाम को आधिकारिक रूप से बदलकर वाराणसी कर दिया गया। पुराणों में इसका यही नाम मिलता है। पुरानी परंपराओं की नई पुनरावृत्तियों से आस्था फिर से जीवंत होती रहती है। इस शहर के इतिहास से जुड़े एक आधुनिक प्रतीक गंगा आरती की शुरुआत 1999 में हुई और काशी आने वाले इसमें हिस्सा लेना नहीं भूलते। अफसोस की बात है कि प्रदूषण की वजह से इस पवित्र नदी को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। गंगा नदी को बचाने के लिए कई कोशिशें शुरू की गई हैं और भारत को आजादी मिलने के 67 साल बाद 2014 में अब वाराणसी में फिर से जान डालने का एक नया दौर शुरू हो गया है और इस प्रकाश नगरी में अब एक नई ऊर्जा का आभास होता है। अनंत काल से दूर दूर से लोग वाराणसी आते रहे हैं। इसका आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व लाखों करोड़ों लोगों को अपनी तरफ खींचता है। साथ ही ये व्यापार, शिक्षा और अध्यात्म का भी एक केंद्र है और इसी वजह से पूरे भारत और पूरी दुनिया से लोग उस शहर में आते हैं जो समय की सीमाओं में कभी बंधा नहीं रहा। तो अब संस्कृति यात्रा में विराम का समय हो चला है। आशा करते हैं IGNCA और संस्कृति मंत्रालय की संस्कृति यात्रा आप लोगों को पसंद आई होगी। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें बताइए। हमारा मेल ID है। आशा करते हैं कि अगले सप्ताह भी आप साथ होंगे संस्कृति यात्रा में। तब तक के लिए नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।